क्या हम जो एकदम समझ में आने वाला रास्ता है वो अख्तियार करने के बजाय बहुत घूम फिर के पहुंचते हैं मंजिल तक? जी, पहला क्वेश्चन आपका म्यूकोरमाइकोसिस पर जो ब्लैक फंगस पर है। बच्चों में ये मैंने नहीं देखा और रिपोर्टेड भी नहीं था। आप ही ने मैं अभी राइट नाउ लाइव में सुन रहा हूँ कि पहला केस ये रिपोर्टेड हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली रेयर है और इस पर्टिकुलर बच्चे में क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस हुई, उसको अध्ययन करने की जरूरत होगी। बट ओवरऑल देखें तो ये बच्चों में कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, बच्चों में स्टेरॉइड्स देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है ज्यादातर कोविड होने पर। तो जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वह भी नहीं। तीसरा, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए काफी रिस्क फैक्टर होता है, वह भी बच्चों में नहीं होता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को देखें तो बच्चे जो हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ओवरऑल हम कहेंगे कि हाई रिस्क जोन नहीं है। दूसरा, आपने जो दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम क्या घूम फिर कर पहुंचते हैं। डॉक्टर गोडसे का मैं सुन रहा था, वैक्सीन यदि बच्चों के लिए मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इसको लेकर सिंसियर नहीं है। बच्चों को लेकर वैक्सीन के लिए भी उतनी ही सिंसियरिटी है और देखा जा रहा है, लेकिन मतलब कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। आईसीयू पे इतना ज्यादा फोकस करने के बजाय जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं हमको, क्या हम वैक्सीन के लिए ज्यादा वॉर फुटिंग पर काम करके इसको आसान नहीं कर सकते हमारी लड़ाई को? लेकिन मैं डॉक्टर विजय आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर विजय, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इसमें हर दिन हमारी समझ, हमारी स्ट्रैटेजी वैज्ञानिकों की भी इवॉल्व हो रही है, और वो क्योंकि वायरस नया है इसलिए ये बहुत सामान्य सी बात है, या आपको लगता है कि कई जगहों पर हम बड़े इनएफिशिएंट साबित हुए हैं? आई थिंक सेकेंड वेव के आने के बाद खासकर मोर और लेस जो मेन स्ट्रेटजीज है वो हर गवर्नमेंट को, हर सिस्टम को समझ में आ गई है। जो कॉम्प्लिसेंसी थी वो अभी हम लोग समझ गए कि वो गलती हमसे हुई है। तो साइंटिफिक वर्ल्ड नोज़ कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। अभी ये सिस्टम पर, गवर्नमेंट पर और पब्लिक पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे। और हर सिस्टम की अपनी यूनिक कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि इंडिया में अपने हेल्थ सिस्टम की अपनी इश्यूज़ है, अपनी प्रॉब्लम है, डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो हमको हमारी स्ट्रेटजी अलग से बनानी होगी, रादर देन कि फॉलो करने के बजाय कि यूके और यूएस क्या कर रहे हैं। हमारी अलग प्रॉब्लम्स है और हमारी वो प्रॉब्लम्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमको प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है, वैक्सीनेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आप समझ तो सकते हैं कि बाहर क्या हुआ, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या अपनाई गई, लेकिन आपके रिसोर्सेस आपको क्या परमिट करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। डॉक्टर रवि गोडसे, टीवी 9 पे जो ऑडियंस है, आप उनका एक सर्वे लीजिए कि कितने पेरेंट्स है, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, जिनको जब बोला जाएगा कि यूएस सीडीसी और एफडीए ने 12 से 15 साल के बच्चों में परमिशन दे दी है, 100% है, इफेक्टिव भी है और सेफ भी है, तो कितने पेरेंट्स अपने बच्चे को ये वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो देना चाहेंगे? ऐसा आप सर्वे लीजिए। उसका आंसर अभी मैं बता देता हूँ, 90 से ज़्यादा आएगा। क्या गवर्नमेंट एक माँ या बाप से ज़्यादा जानती है उसके बच्चों की कैसे ख्याल रखना है? एट रिस्क परमिशन दे दो तो आपको रिस्क भी कुछ नहीं है। आप फैसले करते रहो, कमेटी बनाते रहो, मीटिंग करते रहो, सोचला करते रहो। एट रिस्क परमिशन दे दो, पेरेंट्स को डिसाइड करने दो। जिनको देना है अपने रिस्क पे दे देंगे, नहीं देना है नहीं दे देंगे। जितना बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा उतने खत्म। ये भी एक नजरिया है डॉक्टर रवि गोडसे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ वो नजरिया है जहां ये कहा जाता है कि आपने वहां देख लिया कि वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन क्या अपने देश के हिसाब से, क्योंकि जब वायरस, इस पे भी मुनहसर है कि वायरस कितना खतरनाक होगा, कि होस्ट सेल में जाने के बाद बिहेवियर क्या है, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, तो क्या ब्रिज स्टडी वैक्सीन के लिए भी आवश्यक होनी चाहिए क्या? या फिर एक जगह अगर वो कामयाब हो गई है तो उसको जल्दी से जल्दी दूसरी जगहों पर ले जाकर और उस टारगेट ग्रुप को लगाया जाना चाहिए? बड़े सवाल हैं। डॉक्टर रवि, अगर समय इजाजत देता तो इसका जवाब भी मैं आपसे लेता, लेकिन फिलहाल अपने सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।